नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है निष्पक्ष न्यूज का। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले आज बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो उत्तर प्रदेश के माफिया राज से जुड़ी है। इधर बाबा का ऑर्डर हुआ, उधर अतीक के करीबी माफियाओं की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। आज कहां कहां चला बुलडोजर, आपको दिखाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, आखिर क्यों डर से थर थर कांपने लगा अतीक। तीसरी खबर मनीष सिसोदिया मामले से जुड़ी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है और सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह आतिशी और सौरभ को कमान दी है। केजरीवाल ने क्या कहा, डिटेल में रिपोर्ट दिखाएंगे। आज की चौथी खबर, आखिर फिर क्यों मुश्किल में आ गए संजय राउत, ये भी आपको बताएंगे। पांचवी खबर, बिहार में शहादत का अपमान और फिर सदन में संग्राम। लेकिन शुरुआत प्रयागराज से की इस खबर से। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए मर्डर के बाद अब योगी सरकार माफियाओं पर फुल एक्शन मोड में है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के गुर्गों का नाम सामने आने के बाद सरकार और पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आरोपियों के इनकाउंटर और गिरफ्तारी के साथ साथ सीधे अपराधियों की संपत्ति पर योग स्टाइल एक्शन की शुरुआत हो चुकी है, योगी स्टाइल एक्शन की। और इस कार्रवाई की पहली किस्त का पर्चा फटा अतीक अहमद के करीबी जफर खान पर। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे माफियाओं पर योगी सरकार के एक्शन ने अपराधियों के अंदर दहशत भर दी है। इधर सीएम योगी ने प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की हुंकार भरी, उधर प्रयागराज में योगी के बुलडोजर एक्शन में आ गए। दिन दहाड़े प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के मामले में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के घर चुन चुनकर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। अतीक का दाहिना हाथ माने जाने वाले जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला तो देश में एक बार फिर बुलडोजर बाबा का कानून ट्रेंड करने लगे। घर गिराए जाने की कार्रवाई बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई। बुधवार सुबह माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले के घर को गिराने बुलडोजर के साथ सरकारी अमला हाजिर हुआ और शुरू हो गया अतीक के करीबियों पर योगी का एक्शन। ये वो गली है जिस गली में कार्रवाई चल रही है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखा है पुलिस ने, पूरी तरह से आने जाने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी गई, कोई अंदर नहीं आएगा। ये सामने आपको दिखा रहा हूं और यहां पर बुलडोजर आ गया है और मकान गिराया जा रहा है। एहतियातन के तौर पर अगल बगल के मकान को खाली करा दिया गया। जफर अहमद के घर का सामान खाली किया जाने लगा। टेबल, कुर्सी, फ्रिज, टीवी, घर के हर सामान को निकाला गया। इन सामानों के साथ हथियारों की बरामदगी भी हुई। जफर अहमद के घर को गिराने से पहले जब उसे खाली करवाया जा रहा था तो राइफल्स भी मिली, एक तलवार जैसी धारदार चीज भी निकाली गई। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 24 दिखा रहा है। असलहा भी निकला है, पिस्टल है, राइफल है, राइफल। ये देखिए, इसी मकान से निकला ये किस मकसद से रखा गया था वहां पे, इसका पता नहीं। सफेद रंग की जफर की कोठी को धीरे धीरे तोड़ा गया। पहले गेट को गिराया गया, फिर 4 दीवारी ध्वस्त की गई। पोर्च को तोड़ने के बाद मुख्य दीवारें तोड़ी। 200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बने सालिशान मकान को तोड़ने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। जानकारी के मुताबिक इस मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया था। इसी आधार पर माफिया अतीक अहमद के करीबी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। गली पतली होने से सिर्फ एक बुलडोजर से घर गिराया गया। 3 बुलडोजर्स गली के बाहर बैकअप में रखे गए थे। करीली के इस इलाके में अतीक अहमद और उसका परिवार सालों से रह रहा है। ऐसे में उसके करीबी, समर्थक और गुर्गे यहाँ बड़ी संख्या में।
यही वजह है कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। वो मकान है जहाँ पर ये बुलडोजर आया हुआ है, हम आगे आपको दिखाएंगे। एक दो नहीं बल्कि चार बुलडोजर आए हैं। जफर अहमद का ये मकान जो है जमीदो जहद करने के लिए यहाँ पर आया है, पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए यहाँ पर आया है। जिस तरह से यहाँ पर उमेश पाल की हत्या हुई है, उसके बाद से बाबा का बुलडोजर अब तैयार हो गया है। वो एक एक करके अपराधियों के घर जाएगा, जो उनके करीबी थे उनके घर जाएगा और बुलडोजर से उनका मकान गिरा दिया जाएगा। जिस तरह से हम आपको CCTV फुटेज, जिस तरह से हम ये दिखा रहे हैं वीडियो हम अपने पीछे दिखा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर आया है। यहाँ पर जो एहतियातन के तौर पर जफर अहमद के अगल और बगल के जो मकान हैं उनको भी खाली करा दिया गया है। घर खाली कराने के दौरान अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बहुजन समाजवादी पार्टी से महापौर की चुनावी तैयारी के पैम्पलेट भी निकले। आपको बता दें कि यह मकान अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद खान का है और इसके ठीक सामने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का मायका है। अतीक अहमद का चकिया स्थित मकान गिराए जाने के बाद शाइस्ता अपने मायके में ही रह रही थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जफर अहमद से इस मकान को किराए पर ले लिया था। शाइस्ता और उसका परिवार इसी मकान में 2021 से रह रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में जैनब से पुलिस जानकारी जुटा रही है। प्रयागराज का कसारी मसारी इलाका है, ये हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पे जो बुलडोजर आया है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पे बुलडोजर की संख्या आपको दिखाऊं, 1 2 3 4 आगे गली के अंदर है जो मकान को गिरा रहा है। इसी के कुछ ही दूरी के पास अतीक अहमद का भी मकान है। उसी के मकान से 100-200 मीटर की दूरी पे ये मकान है जो अतीक का करीबी बताया जा रहा है। उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है। बाबा ने विधानसभा में बोला था कि ज़मीन में धूल चटा देंगे, वो बात आज साबित हो रही। जिस तरह से बोला गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, वो यहाँ पर एक एक अपराधी का मकान का कागज़ देखा जा रहा है। कोई भी कमी पाई जाने के बाद उनके मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जा रहा है। दिल्ली की बात करते हैं। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आए संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन्हें जेल से रिहाई मिल जाएगी। मुसीबत अकेले नहीं आई, कई परेशानियां साथ लाई। सिसोदिया शराब घोटाले में क्या फंसे, एक साथ दिल्ली सरकार के 2 विकेट चटक गए। केजरीवाल कैबिनेट में नए किरदारों की एंट्री होती इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस सड़क पर उतर आई। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पवेलियन भेज चुके विरोधी पूरी टीम को ही आउट करने पर तुल गए। केजरीवाल इस्तीफा दो। किसी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मांगा, कोई केजरीवाल की गिल्ली उड़ाने पर ही अड़ गए। केजरीवाल हाय हाय। कांग्रेस पार्टी लगातार यह मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप और क्या कुछ मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, 7-8 साल पहले केजरीवाल जी दिल्ली आते हैं, राजनीति बदलने आए थे। ना घर लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना तनख्वाह लेंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, बिजली कंपनी को ऑडिट कराएंगे, दिल्ली लंदन पेरिस बनाएंगे। एक एक आम पार्टी का नेता को हीरा बताते थे। आज उनके कितने मंत्री जेल में हैं। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि केजरीवाल भी भ्रष्ट है और इस भ्रष्टाचार के आरोप में लगने के बाद उसने इस्तीफा देना चाहिए। 2024 में लाल किले का ख्वाब बुन रहे सीएम अरविंद केजरीवाल को विरोधियों की ये खुशी नागवार गुजरी। कई दिनों तक खामोश रहे केजरीवाल पहली बार मीडिया के सामने आए। निगाहें बीजेपी पर रही, निशाने पर पीएम मोदी भी आए। शराब नीति तो बहाना है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए। केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। बीजेपी ने जिस शराब घोटाले की अपनी सियासत के लिए तुरुप का समझा, केजरीवाल ने भी तय कर लिया कि अब वो भी इसी पिच पर पॉलिटिक्स करेंगे। पब्लिक को ये समझाएंगे कि कैसे उनके मंत्रियों ने अस्पताल और स्कूलों का कायाकल्प किया, कैसे बीजेपी ने इन्हें साजिश में फंसाया। ये मुनादी भी कर दी कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह आतिशी और सौरभ भारद्वाज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। दिल्ली के विकास की रफ्तार जारी रहेगी।
दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं। ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे, वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे, वो सारे मुकदमे सारे ख़त्म। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद सिसोदिया ने केजरीवाल के नाम चिट्ठी लिखकर मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। चंद मिनट बाद ही तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद त्याग दिया, जैसे सब कुछ पहले से तय था। केजरीवाल ने भी दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम नहीं हुई। जिन मंत्रियों को सिसोदिया और सत्येंद्र जैन वाले विभाग सौंपे गए, वो मंत्री भी विरोधियों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने कैलाश गहलोत को डीटीसी बस का घोटालेबाज बताया। लगे हाथ सीएम केजरीवाल का भी इस्तीफा मांगने लगे। पहले सत्येंद्र जैन जेल गया, अब मनीष सिसोदिया गया। अब ये जिस व्यक्ति का तीसरा नाम है कैलाश गहलोत, जो राजदार है, उसको बचाने के लिए इसकी पदोन्नति कर दी। तो हम आए भैया, इसको पदोन्नति मत करिए। ये वो व्यक्ति है जो कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, 3 लोग जिन्होंने इस स्कीम को लागू कराया, तो कहीं ना कहीं ये भी उसमें शामिल है। और ये इस गहलोत पर बड़े संगीन आरोप हैं डीटीसी बस घोटाले के, 4000 करोड़ से ज़्यादा के। और ये वो मेरी कंप्लेंट है, मैं दिखाना चाहता हूँ, आपका कैमरा यदि दिखा पाए। ये सीवीसी कमिश्नर, ये देखे 13/7 को मैंने कंप्लेंट दी है। हमने कहा इसमें डीटीसी बस घोटाले में जो 1000 लो फ्लोर बसेस थी उसमें घोटाला हुआ है। 16 अगस्त 2021 जिसमें रिकमेंड किया गया कि इस पे जांच होनी चाहिए, पर एफआईआर नहीं हुई। तो बीजेपी क्या बचा रही है? बीजेपी क्यों एफआईआर नहीं होने दे रही है? जांच होनी चाहिए, जांच होगी तो कैलाश गहलोत सलाखों के पीछे होगा। शराब घोटाले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे से बीजेपी की भी बल्ले बल्ले हो गई। पार्टी के कारकुनों ने दिल्ली के 12 जगहों पर शक्ति प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के दामन को दागदार बताते हुए केजरीवाल से कुर्सी खाली करने को कह दिया। जिस तरीके से बीजेपी ने डे 1 से आक्रामक रूप लिया है, क्या लगता है कि आप लोगों के विरोध की वजह से ये एक्शन? देखिए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी होगी। नैतिकता का बहाना ना ले, कुर्सी छोड़े और गद्दी छोड़ के जनता के बीच में जाए। आम आदमी पार्टी की दुखती रग को छूने प्रवक्ताओं की पलटन भी मीडिया में आई। शराब घोटाले से संजीवनी पाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ये सवाल उछाला कि आखिर सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कोई विभाग क्यों नहीं रखते। लेकिन पीएम मोदी के साथ इंदिरा गांधी के शासनकाल का जिक्र कर केजरीवाल ने कांग्रेस को भी घेर दिया। नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए। बल्कि मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्तित्व को पूरा वर्ल्ड जानता है। और आपका व्यक्तित्व क्या है? लड़ाई कराना, झगड़े कराना, राजपथ पे धरना देना, एलजी के घर में घुस जाना, चीफ सेक्रेटरी को पिटवाना, ये आपका इतिहास है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे भरोसा कर लें कि कैसे वो निष्पक्ष जांच होने देगा? तो निष्पक्ष जांच होने देगा। कि ये मनीष सिसोदिया का इस्तीफा है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द करप्ट। हाउ इज इट दैट द रेजिग्नेशन लेटर इटसेल्फ is undated, has no date? कि प्यादों से तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिसने ये घोटाला करवाया, जिसके निर्देश पर ये घोटाला हुआ, जिसने पूरे घोटाले की रचना करी, अरविंद केजरीवाल, आप इस्तीफा कब देंगे? कोशिश जो है केंद्र सरकार की सिर्फ इतनी है कि अरविंद केजरीवाल के कामों को किसी तरीके से रोका जाए। इन कामों की चर्चा जो देश भर में हो रही है, वो चर्चा किसी तरीके से बंद हो जाए। स्वास्थ्य, शिक्षा के ऊपर किसी तरीके से कोई ब्रेक लगा दे। मगर जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, इस पे ब्रेक नहीं लगेगी, ये काम आगे चलता रहेगा। मनीष सिसोदिया ने तो 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली। अरे भाई, कुछ तो सोचो। 14 घंटे सीबीआई ने घर में छापा मारा, गांव में छापा मारा, दफ्तर में छापा मारा, बैंक का लॉकर चेक कर लिया। कहीं कोई संपत्ति, सोना, कोई करोड़ों रुपए की बरामदगी कुछ तो हुआ होता। कहाँ चला गया ये पैसा? तो इसलिए फर्जी, बेबुनियाद बातें हैं। और मैं तो कहता हूँ भाजपाइयों के बारे में, वो किडनैपिंग गैंग चला रहे हैं,
कोई राजनीतिक दल नहीं उनका। लोगों की एक जो उम्मीद की किरण थी उसको कत्ल करने की कोशिश की है देश के प्रधानमंत्री ने। लोगों की खुशबू कि दिल्ली में अगर स्कूल ठीक हो सकते हैं तो कभी हमारे राज्य में भी होंगे, लोगों को उम्मीद थी। इसलिए ये जो हमला किया है नरेंद्र मोदी जी ने, अगर ये सोच के किया है कि उससे उनकी ताकत बढ़ती है, शोहरत बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि लोगों में इसका उल्टा रिएक्शन है, लोगों में गुस्सा बढ़ा है और इसका निश्चित रूप से परिणाम जो है आगे आएगा। भाई सिसोदिया साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया कि 10,000 करोड़ खा गया। अब आपने क्या कर लिया, आपने दीवार कोड़ कोड़ के देख लिया, आपने गद्दे फाड़ के देख लिया, आपने तकिया फाड़ के देख लिया, आप ज़मीन कोड़ के देख लिया, आप वहाँ उनके पुश्तैनी मकान चले गए, चाचा के पास, ताया के पास, दूर के बुआ के पास, सबके पास चले गए। आपको 1 रुपया नहीं मिला, तो 10,000 करोड़ में से कुछ तो मिलता। सिसोदिया की गिरफ्तारी ने दिल्ली में नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। पार्टी से सरकार तक केजरीवाल के डिप्टी पर शिकंजे ने आम आदमी पार्टी की सियासत के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन केजरीवाल के तेवर से साफ है कि अब आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नहीं रहेगी। सहानुभूति के हथियारों से ही सियासी विरोधियों को धूल चटाएगी, लाल किले का रास्ता भी बनाएगी। कुमार गौरव, ऋषिकेश, दिव्या अग्रवाल और दीपक दुबे के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 24। उधर महाराष्ट्र में संजय राउत की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। आज महाराष्ट्र विधानसभा में संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला उठा। उनके बयान पर जांच कमेटी बनाई। आखिर क्यों? साथ में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से क्यों नाराज दिख रहे उनके सहयोगी? कल एनसीपी और कांग्रेस ने उन्हें बजट सेशन में हाजिर रहने को कहा। देखिए ये रिपोर्ट। ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लिकेट, चोरांचं मंडळ, चोर मंडळ, विधिमंडळ नाही चोर मंडळ आहे। संजय राउत के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया। ऐसा बवाल कि महाराष्ट्र विधानसभा 3 बार स्थगित करनी पड़ी। विधान परिषद पर भी ब्रेक लग गया। राउत ने बयान कोल्हापुर में दिया, लेकिन कोहराम कार्यवाही के दौरान मचा। ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लिकेट, चोरांचं मंडळ, चोर मंडळ, विधिमंडळ नाही चोर मंडळ आहे। त्याने आम्हाला पदावरून काढलं तरी आम्ही का पक्ष सोडणार आहोत का? अशी अनेक पदं आम्हाला पक्षाने दिली, बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धवजींनी दिली, की आम्ही वळून टाकतो पक्षासाठी। आम्ही लफंगे नाही आहोत। पदं गेली, पदं परत। संजय राउत जैसा नालायक आदमी इसी तरीके के स्टेटमेंट दे सकता है, मगर उसे अगर थोड़ी भी अगर हिम्मत या उसे अगर शर्म बची होगी तो जिस आमदारों ने, जिस विधायकों ने उसको संसद बनाया, उस पद से उसने पहले राजीनामा देना चाहिए और उसके बाद अगर उसको अगर थोड़ी भी शर्म बची रहेगी तो उसने महाराष्ट्र में घूम के दिखाना चाहिए। हमें भी इस ऐसे तरीके के आदमी को किस तरीके से सजा देना है वो हमको अच्छी तरह से मालूम है। संजय राउत ने जो आज बयान दिया है कि विधानसभा ये चोरों का अड्डा है या तो वो सब चोर है, इसका मतलब यही है कि गए 2.5 साल जो लोग हमारा नेतृत्व करते, जिनके नेतृत्व में हम ये सरकार चला रहे थे, उनको भी उन्होंने चोर कहा है। ऐसे बयानबाजी करने का उसको एक शौक है। मैंने पहले भी बताया कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उसको पागलों के दवाखाने में जाके उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। विधानसभा में शिवसेना और भाजपा के विधायकों ने संजय राउत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले ने तूल पकड़ा तो संजय राउत के भाई बचाव में उतरे। संजय राउत साहब ने जो बोला है वो विधान जो 40 जो हमारे आमदार थे जिन्होंने शिवसेना से गद्दारी की है, उनके बारे में विधान भवन के 40 चोर ऐसा उन्होंने कहा है। शिवसेना से जो गद्दारी की है, इससे संजय राउत ही नहीं, महाराष्ट्र की पूरी जनता उनके साथ, संजय राउत जी के साथ है। राउत के बयान से महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को संजय राउत के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। पहले से ही मुश्किलों में घिरे संजय राउत की मुश्किलें इस बयान से और बढ़ सकती हैं। विनोद जगदाले की रिपोर्ट, मुंबई, न्यूज़ 24। विनोद जगदाले हमारे संवाददाता इस पर और बात करने के लिए सीधे हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। विनोद, संजय राउत का विवादास्पद टिप्पणियों से पुराना नाता रहा है, लेकिन अब जबकि उद्धव ठाकरे और उनकी टीम इस कदर मुश्किल में है, ऐसे वक्त में ये बयान वाकई गले की फांस साबित हो सकता है। देखिए,
शीतल, जब आपका वक्त खराब होता है ना, तब संभल के बात करनी बहुत बेहद जरूरी होती है। ये संजय राउत नहीं समझ रहे हैं और संजय राउत लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं। अब संजय राउत की मुश्किल इस बयान तक सीमित नहीं रही, अब सबसे बड़ी मुश्किल ये हो चुकी है कि विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति की कमेटी भी गठित हो चुकी है। 15 विधायक है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के उसमें ये विधायक, शिवसेना के विधायक उसमें शामिल है। यही नहीं, अब कल सुबह विधान परिषद की भी विशेषाधिकार हनन समिति बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 4 नाम भेजे हैं। एक हकभंग नहीं होगा, अभी 2 जगह पर, यानी विधानसभा और विधान परिषद में ये चलेगा। और बताया ये जा रहा है कि शायद 10 तारीख को संजय राउत को विधान भवन विधिमंडल में तलब किया जाएगा उनके बयान को लेकर। यही मुश्किलें नहीं थमती। अब देखिए, विधानसभा सत्र शुरू के 3 दिन हो चुका है, उद्धव ठाकरे विधान भवन नहीं आ रहे विधायक होकर भी। अब उन्हें उनके दोस्तों ने बुलाया है, कांग्रेस और एनसीपी ने कहा है कि आप विधान भवन आइए, कल जरूरी बैठक है और बैठक में संजय राउत को लेकर वहां पर चर्चा होने वाली है। तो कहीं ना, और इस बयान को लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने भी संजय राउत के बयान की निंदा की है और कहा है कि हम संजय राउत के साथ नहीं हैं। यानी इस मामले में उनके सहयोगी भी उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं कि भैया हम इस बयान में साथ नहीं है। ठीक है विनोद, हमारे साथ बात करने के लिए, इस अपडेट के लिए धन्यवाद।